गंडापुर साहब भी वहां गए थे आज अपने लोगों को लेकर। 9 वजीर थे, 2 मुशीर थे, 7 मुआवनीन थे, इन्हें लेकर गंडापुर साहब पहुंचे और वहां जाके उन्होंने हुकूमत पे या एस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ाई करने की बजाय सोशल मीडिया पे चढ़ाई कर दी गंडापुर साहब ने। फिर एक नया बयानिया पेश कर दिया कि कादी फायद ईसा को हमने अपने एहतजाज के जरिए से घर भेजा था। फॉर गॉड सेक, आपने एहतजाज के जरिए घर भेजा और आपको याद आ रही है ये बात लगभग 1 साल के बाद। हाउ इज इट पॉसिबल? कादी फायद ईसा के खिलाफ पूरी दुनिया में सोशल मीडिया ने और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कंपेन की थी। आप तो उसके खिलाफ बात भी नहीं कर पा रहे थे। आप कहते जी हमने उसको घर भेज दिया था। ये कब हो गया? और 1 साल के बाद आपको याद आ गया कि ये मैं अपने खाते में डाल लूं। तो ये अजीबोगरीब किस्म की कहानियां, हर दफा अली अमीन गंडापुर के पास एक नई कहानी होती है। आज एक और कहानी भी आई, क्या मैं जेल तोड़ दूं, मैं जबरदस्ती जेल में घुस जाऊं? यार अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे के वजीर आला है। एक सूबे का वजीर आला अपनी पार्टी के हेड से मुलाकात नहीं कर पा रहा, ये कोई मानने वाली बात है? एक सूबे के वजीर आला के पास उसका पासपोर्ट नहीं है, ये कोई मानने वाली बात है? 2-4 इकदाम करें ना अपने सूबे में, तो ये वजीर दाखिला दौड़ता हुआ आएगा पासपोर्ट लेकर, सर ये आपका पासपोर्ट है और आए आपकी मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान से। ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये लोगों को कहानियां सुना रहे हैं, एक के बाद एक कहानी सुना रहे हैं। और गंडापुर साहब खुद साथी तौर पे बहुत कमजोर हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ उनके खिलाफ हो गई है। यही गंडापुर आज जो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, पहले सोशल मीडिया को डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था आसिम मुनीर साहब की जानिब से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इनको इंतशारी कहते थे PMLN के लोग। लेकिन अब गंडापुर साहब खुद कहते हैं, अब वो खुद सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई करते हैं, इन्हें बुरा भला कहते हैं। गंडापुर साहब हुकूमत के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करने की बजाय सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद करते हैं, जिसके बारे में वो खुद कहते रहे कि हम तो अपने हलकों में नहीं निकल सकते थे, हमारा तो सारा इलेक्शन ही सोशल मीडिया ने लड़ा है, हमें तो इलेक्शन जितवाया ही सोशल मीडिया ने है। अब गंडापुर इमरान खान साहब के अहकामात पे अमल दरामद नहीं करता, जब सोशल मीडिया याद दिलाता है तो उसको सोशल मीडिया बहुत बुरा लगता है। अब कफन पहनने का किसने कहा था, लाशें उठाने का किसने कहा था, हमारे नमाज़े जनाजा पढ़ देना, ये बयानात किसने दिए थे? गंडापुर ने दिए थे। 3 माह की डेडलाइन अपने आप को किसने दी थी? गंडापुर ने दी थी। अब उन सारी चीजों से भागना शुरू हो गए, खड़े होकर मुकाबला ही नहीं करते, खड़े होकर बात ही नहीं करते। 4 जो है ना नाजरीन, वो अहकामात जारी किए गए हैं पाकिस्तान के मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। नंबर 1 कि जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है इसके बारे में आप लोगों ने ज्यादा बातचीत नहीं करनी। नंबर 2 जो नेपाल में नौजवानों ने एहतजाज के जरिए से इनकलाब बर्पा किया, उस पर आपने बिल्कुल बात नहीं करनी। मिशन नूर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने किया, एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि मीडिया उस पर बात ना करे। नंबर 4 जो अंदरूनी लड़ाइयां PTI की, इनको चुप के रखो। ये ज़ुबैर अली खान साहब ने बताया और ये ज़मात आम है, और क्योंकि हम मीडिया में रहते हैं, वहीं पे काम करते रहे, तो हमारे दोस्त बताते हैं कि जनाब सख्त इंस्ट्रक्शन ये 4 आई है। अब कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है वो जब सामने आई तो उसके अंदर बड़े इंकशाफात हैं, हैरान कुन किस्म के। इस रिपोर्ट ने चंद चीजें तो बड़ी क्लियर कर दी है। अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस रिपोर्ट के ऊपर अब आवाज उठाना शुरू की और पाकिस्तानी मीडिया को उन्होंने बताया कि जनाब जो हुआ है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, सोशल मीडिया पर उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट ने फार्म 45 और फार्म 47 का खेल भी खोल कर रख दिया है। कैसे नवाज शरीफ को लाकर जितवाया गया, कैसे PTI को दबाया गया, ये भी उन्होंने बता दिया है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो मकरू किरदार है 2024 के इलेक्शन की धांधली में, वो भी खोल कर रख दिया और इसका उसूलन दबाव जो है वो आसिम मुनीर साहब पे आएगा, इसीलिए इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर की रिपोर्ट ने 9 मई का बयानिया भी वाड़ दिया है। ये 9 मई का बयानिया कैसे वाड़ दिया ये मैं आपको बता देता हूं। ये रिपोर्ट कहती है कि इलेक्शन से पहले 9 मई का नाम लेकर या उसके बहाने 10,000 के करीब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, इनमें से अब ये रिपोर्ट कहती है कि बेशतर लोग वो थे जिन्होंने किसी एहतजाज में हिस्सा ही नहीं लिया था, यानी इनको दीवार के साथ लगाने के लिए यह कार्रवाई डाली गई थी और एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को कुचल के, उनसे इंतखाबी निशान छीन के, उनके लीडर को जेल में बंद करके, 10,000 बंदा जो इंपॉर्टेंट बंदा था जिन्होंने इलेक्शन को एग्जीक्यूट करवाना था, उन सबको अंदर करके उन्हें कंपेन करने की भी इजाजत नहीं दी गई। क्यादत को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया। जो लोग इलेक्शन लड़ने जाते थे उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते थे। इलेक्शन वाले दिन जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया गया। बेशुमार इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर चीजें हैं और बाद में जैसे रिजल्ट जारी किए गए वो भी। अब ये सारी एक चार्जशीट है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। इसके जो मरकजी किरदार देखे, ये तो पॉलिटिकल पार्टी तो इलेक्शन लड़ रही थी ना, ये तो जूते पॉलिश करके इक्तदार में आ गए, इनको तो जाली फार्म 47 दे दिए। उस वक्त कौन था ताकत में? नंबर 1 हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहे थे। नंबर 2 सिकंदर सुल्तान राजा जो इलेक्शन कमीशन उसके पास था, उसने बिल्कुल एहसास नहीं किया। नंबर 3 कादी फायद ईसा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इलेक्शन ठीक करवाने में अपना रोल प्ले करता, जो आईनी है, अदालती है। ये 3 लोग जो हैं ये इसके बड़े जिम्मेदारान हैं। तो अगर ये दबाव कल को बढ़ेगा या मामला आगे जाएगा तो वो इन तीनों की जानिब ही जाएगा। एक और खबर नाज़रीन, ईमान मदारी साहबा ने सरफराज डोगर साहब के खिलाफ हरासमेंट की दरखास्त जमा करवा दी है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इसके अलावा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी एक दरखास्त भिजवा दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि सरफराज जोगर साहब ने बदतमीजी की उनके साथ अदालत में और उनको हरासा किया। अब ये मामला जो है वो एक हरासमेंट कमेटी के पास भी चला गया और उसके अलावा यही मामला जो है वो अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी भेज दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।